ये पैनक्रियाटिक कैंसर होता क्या है और ये कैसे हो जाता है? देखिए, पैनक्रियाटिक कैंसर एक अपने आप में काफ़ी अग्रेसिव कैंसर कहलाता है, क्योंकि इसका जो प्रोग्नोसिस होता है, मतलब कि होने के बाद इसके अंदर ओवरऑल क्योर रेट एज़ कम्पेयर टू अदर कैंसर्स कम होती है। बात करें अगर सिम्टम्स की, तो ऐसे क्या सिम्टम्स हैं जिनसे हम पहचान पाएँ कि हाँ, पैनक्रियाटिक कैंसर से पीड़ित हो रहे हैं हम या हो गए हैं? एक तो पहले कि डायग्नोज बनाएं कि वो कैंसर है। दूसरा है कि जब ये पता चल रहा है कैंसर है तो उसकी स्टेज क्या है और उसका ट्रीटमेंट क्या है। बिल्कुल। आपने जॉन्डिस का जिक्र किया, तो क्या हम ये बोल सकते हैं कि जॉन्डिस इस कैंसर को और ज़्यादा वर्स बनाता है? ट्रीटमेंट डिपेंड करता है स्टेज के ऊपर। स्टेज 1 से लेकर 4 तक होती है, तो उसके अंदर हम डायरेक्टली सर्जरी पे नहीं जाते हैं, तो ऑपरेशन से पहले या कीमोथेरेपी या फिर कीमो रेडिएशन। तो क्या इसके ट्रीटमेंट के कोई साइड इफेक्ट्स होते हैं? सर, ये जेंडर का इसमें कोई वो होता है कि फीमेल्स में ज़्यादा रिस्क रहे या मेल्स में? नमस्कार, आप देख रहे हैं हेल्थवेयर मीडिया। मैं हूं आपके साथ आंचल सनोरिया। आज के इस इंटरव्यू में हम बात करने वाले हैं पैनक्रियाटिक कैंसर के बारे में। ये पूरा महीना इसी कैंसर से रिलेटेड अवेयरनेस के लिए है और इस मुद्दे पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं शालीमार बाग फोर्टिस हॉस्पिटल के डॉक्टर प्रदीप कुमार जैन, जो हैं प्रिंसिपल डायरेक्टर GI ऑन्को सर्जरी। वेलकम सर, वेलकम टू हेल्थवेयर मीडिया। थैंक यू आंचल। सबसे पहला सवाल आता है कि पैनक्रियाटिक कैंसर होता क्या है और ये कैसे हो जाता है? देखिए, पैनक्रियाटिक कैंसर के बारे में बात करने से पहले समझें कि पैनक्रियास जो ग्लैंड होती है ये हमारे स्टमक के पीछे लोकेटेड होती है और लीफ लाइक स्ट्रक्चर होता है। ओके। तो इस पे जो पैनक्रियाटिक कैंसर्स होते हैं, इसके जो प्रीडिस्पोजिंग जो फैक्टर्स हैं, वो जैसे कि ज़्यादा एज होना, मोर देन 65 ईयर्स ऑफ एज हो, या फिर क्रॉनिक पैनक्रियाटिस हो, डायबिटिक पेशेंट्स हों, या जो पेशेंट्स जो स्मोकिंग करते हैं, अल्कोहल लेते हैं, या जिनके अंदर कोई ना कोई जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन है, उन लोगों के अंदर ये कैंसर ज़्यादा हो सकता है। ओके। टाइप्स की अगर हम बात करें तो क्या इसके कोई टाइप्स होते हैं? इसमें कई तरह के टाइप्स होते हैं, जैसे कि हमारा एक एडिनोकार्सिनोमा होता है, न्यूरोएंडोक्राइन ट्यूमर्स होते हैं, और इसके अलावा हमारे लो मैलिग्नेंट पोटेंशियल के ट्यूमर्स भी होते हैं, और कुछ बिनाइन ट्यूमर्स होते हैं, और कुछ फंक्शनल एंडोक्राइन ट्यूमर्स भी होते हैं। तो ये डिफरेंट ट्यूमर्स डिफरेंट तरीके से बिहेव करते हैं और उनका ट्रीटमेंट भी डिफरेंट होता है। रीजन की अगर बात करें, कॉजेज की, तो ये किस वजह से, क्या कोई सबसे ज़्यादा कॉमन जो कारण कहा जाता है, कुछ केसेस में तो क्या कारण पता नहीं चलता है, लेकिन जिनमें पता चलता है, या जो प्रीडिस्पोजिंग फैक्टर, जैसे कि मैंने आपको बताया कि क्रॉनिक पैनक्रियाटिस, चाहे वो क्रॉनिक पैनक्रियाटिस किसी भी वजह से हो, अल्कोहल की वजह से हो, या दूसरे फैक्टर जिनकी वजह से क्रॉनिक पैनक्रियाटिस हो, या डायबिटिक पेशेंट्स, इनमें ये कैंसर काफ़ी कॉमनली देखा जाता है। वैसे तो अगर नाम कैंसर है तो इंटेंसिटी तो बीमारी की हम खुद ही सोच सकते हैं, बट फिर भी पैनक्रियाटिक कैंसर की इंटेंसिटी की अगर बात करें तो वो क्या होगी? अगर हम बात देखिए, पैनक्रियाटिक कैंसर एक अपने आप में काफ़ी अग्रेसिव कैंसर कहलाता है, क्योंकि इसका जो प्रोग्नोसिस होता है, मतलब कि होने के बाद इसके अंदर ओवरऑल क्योर रेट एज़ कम्पेयर टू अदर कैंसर्स कम होती है। ओके। क्योंकि ये कैंसर जल्दी फैलता है, और इसका जो ऑपरेशन है वो कंपैरेटिवली ज़्यादा डिफ़िकल्ट और ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड होता है, जिसको स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स जैसे हमारी ब्रांच में GI ऑन्को सर्जन्स ये बेस्ट कर सकते हैं। लेकिन उसके बावजूद भी इस कैंसर में क्योर रेट काफ़ी कम होती है, बिकॉज काफ़ी अग्रेसिव नेचर होती है और काफ़ी जल्दी फैलता है कैंसर। बात करें अगर सिम्टम्स की, तो ऐसे क्या सिम्टम्स हैं जिनसे हम पहचान पाएँ कि हाँ, पैनक्रियाटिक कैंसर से पीड़ित हो रहे हैं हम या हो गए हैं? देखिए, इसमें क्या होता है कि जो पेनक्रियास में डिफरेंट एरियाज होते हैं, और जो सिम्टम्स एंड साइंस वो डिपेंड करता है कि आपकी किस जगह पर लोकेटेड है ट्यूमर। अगर वो हेड ऑफ द पेनक्रियास में लोकेटेड है तो काफ़ी ज़्यादा चांसेस होते हैं कि पेशेंट जॉन्डिस से प्रेजेंट करता है। जॉन्डिस है, इचिंग है, और उसका जो स्टूल्स है उसका कलर थोड़ा मटमैला टाइप का हो जाता है और हाई कलर्ड यूरिन आता है। अगर उसका बॉडी एंड नेक या टेल पर अगर पैनक्रियाटिक कैंसर होता है तो उसमें जॉन्डिस नहीं होता, परंतु पेशेंट्स की जो प्रेजेंटेशन होती है कि वेट लॉस, पीछे बैक में दर्द होना और भूख ना लगना, और विदाउट एनी किसी रीज़न के काफ़ी ज़्यादा वेट लॉस होना, और जो डायबिटीज़ का होना या फिर जो पुरानी डायबिटीज़ है उसका सडनली वर्सन होना, ये इसके मुख्य सिम्टम्स है, जिसकी वजह से हमें शक होता है कि इसको पैनक्रियाटिक कैंसर हो सकता है। सर, अब बीमारी सिम्टम्स हमें लगने लगा कि हाँ, हमें शिकायत हो सकती है, फिर दिमाग में सिर्फ एक बात आ गई कि कहीं ऐसा तो नहीं कि हमें पैनक्रियाटिक कैंसर हो। तो अगर हम टेस्ट या डायग्नोसिस की बात करें तो वो हम क्या कर सकते हैं? सबसे पहले हम ऐसे डिवाइड करते हैं टेस्ट को कि एक तो पहले कि डायग्नोज बनाएं कि वो कैंसर है। दूसरा है कि जब ये पता चल रहा है कैंसर है तो उसकी स्टेज क्या है और उसका ट्रीटमेंट क्या है। बिल्कुल। तो इस हिसाब से हम टेस्ट को डिवाइड करते हैं। तो सबसे पहले जो सबसे कॉमन टेस्ट जो करे जाते हैं वो है अल्ट्रासाउंड और लिवर फंक्शन टेस्ट। ओके। इन दोनों टेस्टों के बेस पर हमारे को
या तो कन्फर्मेशन हो जाती है या फिर काफ़ी ज़्यादा शक हो जाता है। काफ़ी ज़्यादा शक होता है तो उसके बाद फिर हमारे कुछ फर्दर टेस्ट होते हैं, जैसे कि हमारा सीटी स्कैन होता है, कभी कभार हमारे को एमआरआई कराना पड़ता है और किसी किसी केस में पेट सीटी स्कैन कराना पड़ता है, और कभी कभार हमारे को एंडोस्कोपिक बायोप्सी लेनी पड़ती है। और जॉन्डिस अगर किसी पेशेंट को है और ऑपरेशन से पहले वो जॉन्डिस को कम करना अगर ज़रूरी है तो एक ERCP नाम का टेस्ट भी होता है, जिससे हम एक जो पित्त की नाली होती है उसमें एक छोटा सा पाइप जिसको हम स्टेंट बोलते हैं वो डालते हैं, जिससे कि जॉन्डिस कम हो और उसके बाद हम सर्जरी करते हैं। ओके। तो ये डिफरेंट टेस्ट हैं जिनकी जरूरत पड़ती है डिफरेंट टाइम्स पर। आपने जॉन्डिस का जिक्र किया, तो क्या हम ये बोल सकते हैं कि जॉन्डिस इस कैंसर को और ज़्यादा वर्स बनाता है? नहीं, जॉन्डिस इस कैंसर का एक सिम्टम है। ओके। जैसे कि अगर हेड ऑफ द पेनक्रियास के अंदर अगर आपका ट्यूमर है तो वो पित्त की नाली जो हमारे हेड ऑफ पेनक्रियास के अंदर से ही होकर जा रही होती है, तो अगर वहाँ का ट्यूमर होगा तो उसको कंप्रेस करेगा। अगर कंप्रेस करेगा तो जो पित्त है लिवर से निकल के इंटेस्टाइन में नहीं पहुँच पाएगा, जिसकी वजह से वो जॉन्डिस बनेगा। ओके। तो वो इसका सिम्टम है। जो जॉन्डिस का लेवल का कोई सिग्निफिकेंस नहीं है कि ज़्यादा जॉन्डिस है तो ज़्यादा खतरनाक है, कम जॉन्डिस है तो कम खतरनाक है, उसकी रेलेवेंस प्रोग्नोसिस में नहीं है। ओके सर, टेस्ट अब हमने करा लिया, अब हमें पता लगा कि हाँ हम इससे ग्रसित हो चुके हैं, तो ट्रीटमेंट की अगर मैं बात करूँ तो ट्रीटमेंट हम इसका कब शुरू कर सकते हैं, और वो क्या ऐसा है कि अगर हम लास्ट स्टेज तक पहुँच जाएं तो फिर प्रॉब्लम हो सकती है ट्रीटमेंट में, तो वो ट्रीटमेंट के बारे में अगर आप बताएं। देखिए, ट्रीटमेंट डिपेंड करता है स्टेज के ऊपर। स्टेज 1 से लेके 4 तक होती है। जो स्टेज 1 है तो बहुत अर्ली कैंसर्स होते हैं। स्टेज 4 जो है वो इतना फैला होता है कि उसमें सर्जरी करने का कोई फ़ायदा नहीं होता है, तो उसके अंदर हम डिपेंड करते हैं सिर्फ कीमोथेरेपी। और स्टेज 1, 2, 3 इन तीनों स्टेज के अंदर सर्जरी का रोल है, पर हमें ये देखना पड़ता है कि इसके अंदर हम स्ट्रेट अवे सर्जरी करें या पहले किसी पेशेंट को कीमो रेडिएशन देकर फिर सर्जरी करें। अगर हमारा जो ट्यूमर है बिल्कुल लोकलाइज्ड है और किसी भी नस से, इम्पॉर्टेंट जो ब्लड वेसल है नस से नहीं चिपका हुआ है ज़्यादा, तो उस केस में हम स्ट्रेट अवे सर्जरी के लिए जा सकते हैं। पर जिस सिचुएशन में वो इम्पॉर्टेंट नस से चिपका होता है तो उसके अंदर हम डायरेक्टली सर्जरी पे नहीं जाते हैं, तो ऑपरेशन से पहले या कीमोथेरेपी या फिर कीमो रेडिएशन, कीमोथेरेपी प्लस रेडिएशन करके उसको श्रिंक करके डाउन स्टेजिंग करके फिर सर्जरी के लिए जाते हैं। और स्टेज 4 के अंदर सर्जरी का कोई फ़ायदा नहीं होता, तो सिंपल पेशेंट का जॉन्डिस ख़त्म करके सीधी कीमोथेरेपी करते हैं। और जॉन्डिस खत्म करने के लिए स्टेंट डालते हैं, CBD स्टेंट जैसे बताया मैंने, पित्त की नाली के अंदर एक छोटी सी ट्यूब। कीमोथेरेपी के कई सारे और उसके साइड इफ़ेक्ट्स भी देखे जाते हैं, लेकिन अगर हम इस कीमोथेरेपी के अलावा भी, आपने बोला कि 3 स्टेज तक सर्जरी का एक ऑप्शन रहता है, तो क्या इसके ट्रीटमेंट के कोई साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं? देखिए, ये जो सर्जरीज हैं डिपेंड करता है कि अगर जैसे आपकी लोकेशन हेड ऑफ द पेनक्रियास के अंदर है तो उसमें एक सर्जरी की जाती है विप्पल सर्जरी, और जो बॉडी एंड टेल के अंदर जो पेनक्रियास कैंसर होता है उसमें हम बोलते हैं डिस्टल पेनक्रियाटेक्टमी। तो ये सर्जरीज मेजर सर्जरीज होती हैं। तो इसको करने की 3 विधियां हैं, हम तीनों विधियां यहाँ अपनाते हैं। जैसे ओपन सर्जरी जिसमें पेट पे एक बड़ा चीरा लगाकर, और एक लैप्रोस्कोपिक सर्जरी होती है जिसमें की होल सर्जरी करते हैं, एक रोबोटिक सर्जरी होती है। रोबोटिक सर्जरी मीन्स दैट्स बेसिकली रोबोट असिस्टेड लैप्रोस्कोपिक सर्जरी, जिसमें हम रोबोटिक आर्म्स की सहायता लेते हैं, जिसमें सबसे ज़्यादा प्रिसीजन रोबोटिक सर्जरी से होता है। और लेकिन जो लैप्रोस्कोपी है, रोबोटिक है, ये दोनों की दोनों मिनिमली इन्वेसिव सर्जरी है। मतलब इसमें पेट के अंदर कोई बड़ा चीरा नहीं लगेगा, तो जिसकी वजह से कम ब्लड लॉस होगा, जल्दी रिकवरी होगी, पेशेंट जल्दी ICU से बाहर निकलता है और जल्दी ठीक होता है, तो उसकी वजह से आपकी जो कीमोथेरेपी लगनी है वो जल्दी शुरू हो पाती है। ओपन सर्जरी भी उतनी ही एक्यूरेट होती है, लेकिन ओपन सर्जरी में रिकवरी थोड़ी सी लेट आती है, जिसकी वजह से कभी कभार आपकी जो कीमोथेरेपी डिलेड हो जाती है। अगर हम कैंसर रिलेटेड रिजल्ट देखा जाए तो आपकी जो ओपन सर्जरी, लैप्रोस्कोपिक सर्जरी और रोबोटिक, तीनों में कैंसर रिलेटेड रिजल्ट सेम है, परंतु जो रिकवरी पीरियड है, जो पोस्ट ऑपरेटिव पीरियड के अंदर जो पेशेंट की रिकवरी होती है वो लैप्रोस्कोपी और रोबोटिक सर्जरी में ये बेहतर होती है। और रोबोटिक के अंदर आप जो सूचर करते हैं, जो एनास्टोमोसिस बनाते हैं, मतलब कि 2 ऑर्गन्स के बीच में जो जोड़ लगाते हैं, वो ज़्यादा एक्यूरेसी से और ज़्यादा अच्छी तरीके से लगा पाते हैं। तो ये सबसे बड़ा एडवांटेज है रोबोटिक सर्जरी। सर, ये जेंडर का इसमें कोई वो होता है कि फीमेल्स में ज़्यादा रिस्क रहे या मेल्स में? देखिए, जो कैंसर होने का जो थोड़ा सा ज़्यादा चांसेस होते हैं मेल के अंदर एज कम्पेयर टू फीमेल, पैनक्रियाटिक कैंसर। लेकिन ऐसा अगर किसी को हो जाए तो मेल या फीमेल होने की वजह से उसके प्रोग्नोसिस में कोई फर्क नहीं पड़ता है कि उसके रिजल्ट बेटर होंगे या इसके रिजल्ट बेटर होंगे, ऐसा कुछ नहीं। ट्रीटमेंट रिमेन्स द सेम। ओके। और एंड में इस इंटरव्यू के ख़त्म करने से पहले हम अगर पैनक्रियाटिक कैंसर को लेकर कोई हेल्दी डाइट टिप्स बताना चाहें अपनी ऑडियंस को, तो वो क्या होंगे? देखिए, अगर पैनक्रियाटिक कैंसर या फिर कह लीजिए कोई भी GI कैंसर्स के अंदर
कुछ चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं, जैसे कि आपका जो वेट है वो बड़ा सटीक रहना चाहिए। आपका जो बॉडी मास इंडेक्स है दैट शुड बी लेस देन 25-26 से नीचे होना चाहिए। उसके लिए आपको कम कार्बोहाइड्रेट खाना है, आपका वजन नहीं बढ़ना चाहिए और आपको डेली एक्सरसाइज करनी है। एटलीस्ट 2 बार हफ्ते में अच्छी सी विगरस एक्सरसाइज करनी चाहिए या फिर 4 से 5 बार मॉडरेट एक्सरसाइज करनी चाहिए। और स्मोकिंग और अल्कोहल से बिल्कुल दूर रहें और रेड मीट का सेवन कम से कम करें। और जब भी अगर आपका कोई क्रॉनिक पेनक्रियाटिस नाम की बीमारी अगर है, जो कि हम क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन ऑफ पेनक्रियास कहते हैं, तो उस केस के अंदर आपको टाइम टू टाइम अपना इवैल्यूएशन कराते रहना चाहिए डॉक्टर से, क्योंकि क्रॉनिक पेनक्रियाटिस एक प्री मैलिग्नेंट कंडीशन है। जिसको क्रॉनिक पेनक्रियाटिस होता है उसको कैंसर होने के चांस एज़ कम्पेयर टू जनरल पॉपुलेशन बढ़ जाते हैं। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू जी, अपना वक्त देने के लिए और पैनक्रियाटिक कैंसर पर बात करने के लिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू।